हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो थर्ड नंबर चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका नाम था परागण, निषेचन, भ्रूणपोष तथा भ्रूण का परिवर्धन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर पिछली क्लास में हमने सबसे पहले तो परागण की परिभाषा को देखा था कि परागण क्या होता है। तो पादपों के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, जो हम जंतुओं में निषेचन बोलते हैं, वही पादपों में क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण। जब एक ही पादप के नर और मादा युग्मक मिले तो उसे स्व परागण बोलते हैं, और जब अलग अलग पादपों के नर युग्मक और मादा युग्मक मिले तो उसे पर परागण बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि परागण की विधियां क्या है, पर परागण की क्या विधियां, यानी पर परागण में पराग कणों को एक पादप से दूसरे पादप तक जाना पड़ता है, तो किन्हीं विधियों के द्वारा, किन्हीं माध्यमों के द्वारा उनको ले जाया जाता है। और सबसे पहला हमने पढ़ा था वायु द्वारा परागण, यानी जब पराग कणों को वायु के द्वारा बहाकर वर्तिकाग्र तक ले जा जाए तो उसे क्या बोलेंगे? वायु परागण। तो यहां तक हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, जल परागण। तो दूसरा देखिए, और नाम से ही पता चल रहा है, जब पराग कणों को जल के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? जल परागण। जब पराग कणों को वर्तिकाग्र तक जल द्वारा पहुंचाया जाता है तो इसे जल परागण कहा जाता है। और ये जल परागण है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अधो जल परागण और एक होता है अधिजल परागण। जब परागण की क्रिया जल के अंदर हो तो उसे अधो जल परागण बोलेंगे, और जब परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर हो तो उसे बोलेंगे अधिजल परागण। तो देखिए, दो प्रकार। पहला है अधो जल परागण और दूसरा है अधिजल परागण। अधो जल परागण यानी जब परागण की क्रिया जल के भीतर हो तो उसे क्या बोला जाता है? अधोजल परागण। और अधिजल परागण जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो तो उसे बोला जाता है अधिजल परागण। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक पॉइंट्स।
जल परागण के बाद जो अगला परागण आता है वो होता है कीट परागण। तो देखिए, जब परागण की प्रक्रिया है वो कीटों जैसे मधुमक्खी, कीट पतंगे, इनके द्वारा अगर पराग कणों को ले जाकर वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है तो इस प्रकार के परागण को क्या बोला जाता है? कीट परागण बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। जब परागण की क्रिया कीटों, कौन कौन से कीट? मधुमक्खी, पतंगे, क्रिया कीटों द्वारा संपन्न करवाई जाए तो इसे कीट परागण कहा जाता है। और देखिए स्टूडेंट्स, जो परागण की कीट परागण में ज्यादातर 80% परागण है वो मधुमक्खियों के द्वारा करवाया जाता है। और जिन पादपों में परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है उन पादपों के पुष्प होते हैं वो रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं और अत्यधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं, विशेष प्रकार की गंध युक्त होते हैं। ये सब अनुकूलन किस लिए होता है? ताकि कीट उनकी तरफ क्या हो? आकर्षित हो, क्योंकि वायु और जल के लिए इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, उनको आकर्षित नहीं करना है। वो ऐसी उनके अंदर क्षमता नहीं है, जो वो निर्जीव वस्तु है, ठीक है, अजैविक घटक है। लेकिन जो कीट है वो उसी पुष्प की तरफ ज्यादा जाएंगे, जो रंगीन होंगे, आकर्षक होंगे, उनके अंदर विशेष गंध होगी और मकरंद होगी, तो उनकी तरफ करते हैं कीट, क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अब देखिए, ये जैसे कोई पुष्प है, इसके अंदर ये भाग है वो क्या कहलाता है? मादा वाला भाग। और ये भाग है वो नर वाला भाग है। जैसे देखिए, ये पुष्प है, इसके अंदर केवल नर भाग है, नर पुष्प। और एक पुष्प है जो मादा वाला है, ठीक है। अब क्या होगा? ये पुष्प रंगीन चटकीले रंग का होगा, ये भी होगा, एक ही जाति होंगे। तो कीट क्या है? पहले कीट आकर इस पर बैठेगा। अब जैसे ही कीट यहां पर बैठा तो यहां से परागकण मुक्त हुए, यहां से परागकण मुक्त हुए और परागकण इससे क्या हो गए? चिपक गए। अब ये कीट वापस जाकर दूसरे इस प्रकार के पुष्प पर बैठेगा, इसी जाति का जो इस प्रकार का रंग उत्पन्न करता है, ये भी चमकीला होगा। तो कीट जैसे इस पर आकर बैठेगा तो ये जो परागकण इसकी सतह से चिपके थे वो परागकण यहाँ पर बिखर जाएंगे वर्तिकाग्र पर, और फिर पराग नली का निर्माण होगा वर्तिकाग्र पर, और निषेचन की परागण की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कीट इन पुष्पों की तरफ आकर्षित कब होंगे? जब ये रंगीन होंगे, चमकीले होंगे, ज्यादा मकरंद स्रावित करेंगे, ज्यादा गंध युक्त होंगे, तो कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। कीट परागित पुष्प रंगीन, चमकीले, विशेष गंध युक्त तथा मकरंद स्रावित करने वाले होते हैं, ताकि कीट इनकी तरफ आकर्षित हो, ताकि कीट इनकी तरफ आकर्षित हो। ठीक है, तो ये होता है कीट परागण। नोट कर लीजिए पॉइंट।
तो कीट परागण के बाद अगली जो विधि है वो है पक्षी परागण। तो देखिए स्टूडेंट्स, पक्षी परागण में भी क्या होता है, पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। एक नाम सुना होगा आपने, गुंजन पक्षी, एक होता है सक्कोरा। इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो परागण की क्रिया करवाते हैं, क्योंकि इनके जो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण होते हैं, ये बहुत ज्यादा चमकीले आकर्षक होते हैं पुष्प, और अत्यधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं। तो पक्षी इनकी तरफ आकर्षित होंगे, तो जैसे ही पक्षी इनके पास में आ जाएंगे तो इनके परागकण है वो पक्षी की चोंच से या उनके शरीर से चिपक जाएंगे। अब वो पक्षी उड़कर किसी इसी प्रकार के दूसरे पुष्प तक जाएगा, वहां पर बैठेगा, तो इनके जो परागकण है वो वहां पर उतर जाएंगे। तो इस प्रकार प्रक्रिया होती है पक्षी परागणों के द्वारा। तो देखिए, जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा की जाए तो उसे पक्षी परागण कहा जाता है। ठीक है, पक्षी परागित पुष्प चमकीले तथा अत्यधिक मकरंद का स्राव करने वाले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पक्षी जो गुंजन पक्षी द्वारा अत्यधिक परागण किया जाता है, अत्यधिक परागण करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मकरंद के लिए पक्षी इन पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं तथा परागकण पक्षी की चोंच तथा शरीर से चिपक जाते हैं तथा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो स्टूडेंट्स ये था पक्षी परागण। इसके बाद लास्ट वाला जो आता है वो है चमगादड़ परागण। तो देखिए आपको पता है कि चमगादड़ है वो रात्रिचर प्राणी है, यानी रात में चलने वाला प्राणी है। तो ये चमगादड़ है वो पुष्पों की तरफ जाता है। एक तो वो मकरंद स्रावित करता है इसलिए आकर्षित होकर जाता है, दूसरा ये कीटों के लिए भी पुष्प पर जाकर बैठता है, कीटों को खाने के लिए। तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं, तो उनके जो परागकण जब रात में निकलते हैं तो चमगादड़ उस पर आकर बैठता है और वो चमगादड़ से चिपक जाते हैं और फिर इस प्रकार उनमें परागण की क्रिया हो जाती है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। रात्रि में खिलने वाले पादपों में परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा संपन्न करवाई जाती है। क्योंकि चमगादड़ रात्रिचर प्राणी है। ठीक है, चमगादड़ इन पुष्पों की तरफ मकरंद हेतु तथा कीटों हेतु आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो कीट परागित पादप होते हैं, चाहे चमगादड़ हो, पक्षी हो, मधुमक्खी हो, ये जो पादप होते हैं इनके पुष्प होते हैं रंगीन होते हैं, चमकीले होते हैं और अत्यधिक मात्रा में मकरंद का स्राव करते हैं। लेकिन जो वायु परागित जल परागित पुष्प होते हैं वो चमकीले रंगीन नहीं होते हैं, ना ही उनके द्वारा मकरंद स्रावित होता है। वायु द्वारा परागित जो पादप के परागकण होते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, जबकि जो कीट परागित पादपों के परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ताकि वो आसानी से कीटों के साथ चिपक जाए। तो ये हमने पर परागण की विधियों का डिस्कस किया, नोट कर लीजिए। तो ये हमने परागण की विधियां पढ़ी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो असंगजनता क्या होती है और निषेचन अनिषेच्यता है वो किसको बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट। अनिषेच्यता का मतलब होता है कि नर और मादा पूर्ण रूप से परिपक्व है निषेचन करने के लिए, परागण करने के लिए, फिर भी उनके अंदर अगर परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाती या वो परागण करने में असक्षम हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, अनिषेच्यता बोला जाता है। तो देखिए इसमें नोट करते हैं। जनन सम नर तथा मादा के मध्य निषेचन में विफलता अनिषेच्यता कहलाती है। अनिषेच्यता कहलाती है। ठीक है, तो अनिषेच्यता या असंगजनता किसे बोला जाता है कि जो नर और मादा जनन करने में सक्षम है फिर भी उनके अंदर अगर निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है तो उसे क्या बोलेंगे, अनिषेच्यता।
ठीक है। तो ये जो अनिषेचयता होती है ये दो प्रकार की होती है। अगर एक ही जाति के मध्य हो तो उसे बोला जाता है अंतराजातीय, और जब दो अलग अलग जातियों के बीच में होता है तो उसे बोला जाता है अंतराजातीय। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है। देखिए, दो प्रकार, एक होती है अंतराजातीय, इंट्रा स्पेसिफिक, और एक होती है अंतरजातीय। जब अनिषेचयता अलग अलग जातियों के अलग अलग जातियों के वंश के मध्य हो, अलग अलग जातियों के एक ही वंश के मध्य हो, यानी वंश क्या होगा, इसके अंदर सम्मान होगा, जबकि जाति क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस प्रकार की अनिषेचयता क्या कहलाती है, अंतराजातीय अनिषेचयता। और जब अनिषेचयता एक ही जाति के मध्य हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंतराजातीय अनिषेचयता। जब अनिषेचयता एक ही जाति के जीवों के मध्य हो तो उसे क्या बोला जाता है, अंतराजातीय अनिषेचयता। तो परिभाषा और दोनों प्रकार नोट कर लीजिए। सॉरी, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अनिषेचयता होती है ये किस कारणों से होती है, क्या कारण होता है, तो इसके जो कुछ निम्नलिखित कारण है वो देखते हैं। अनिषेचयता के कारण, देखिए सबसे पहला कारण होता है, हम देखते हैं कि निषेचन या परागण प्रक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, परागकण है वो वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होने चाहिए और उनसे पराग नली का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे ये वर्तिकाग्र है, अगर नॉर्मली सही प्रकार से परागण हो रहा है तो क्या होगा, ये परागकण यहां पर आकर गिरा और इसमें यहां पर गिरते ही वर्तिकाग्र क्या करेगी, इसका अंकुरण करेगी और इससे क्या होगा, पराग नली का निर्माण हो जाएगा। और ये पराग कणी इस अंडाशय के अंदर होता है, बीजांड, बीजांड में होता है भ्रूण कोष, इसके भ्रूण कोष के अंदर जाकर ये फट जाएगी और इससे नर युग्मक है वो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन पहला कारण क्या होता है कि यदि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाता, यानी पराग नली का निर्माण नहीं हो पाता है, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ये कारण हो गया पहला। दूसरा कारण है कि यहाँ अंकुरण तो हो गया लेकिन पराग नली है वो वर्तिका के अंदर ही फट गई, नर युग्मक यहीं पर मुक्त हो गए, जबकि नर युग्मकों को भ्रूण कोष के अंदर पहुंचाना है। तो जब पराग नली भ्रूण कोष के अंदर तक नहीं पहुंची, वर्तिका तक ही फट गई,
तो क्या होगा, अनिषेक जनन होगा, यानी उसके अंदर भी जो है वो पूर्ण रूप से वो नहीं पहुंच पाएगी। तो पराग नली का भ्रूण कोष तक नहीं पहुंच पाना, पराग नली का वर्तिका में ही फट जाना, या पराग नली का अंकुरण ना हो पाना, पराग का अंकुरण ना हो पाना, या पराग नली की लंबाई कम होना, पूर्ण रूप जितनी आवश्यक लंबाई है उतनी अगर इसकी लंबाई नहीं होती है तो भी ये नहीं हो पाती है। या अगर पराग नली ने यहाँ केंद्रकों तो मुक्त कर दिया लेकिन केंद्रक आपस में मिले ही नहीं, नर केंद्रक और मादा केंद्रक मिले ही नहीं, तो भी क्या हो सकता है, अनिषेक्यता जनन हो सकता है। तो इसके कारणों को हम नोट करते हैं। यानी किसी भी पादप में अनिषेच्यता के क्या क्या कारण है। पहला कारण है परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण ना हो पाना। दूसरा है पराग नली का निर्माण ना हो पाना। तीसरा है पराग नली की लंबाई कम होना। चौथा है पराग नली का वर्तिका में ही फट जाना, जबकि उसे फटना कहाँ चाहिए, भ्रूण कोष में। पराग नली का वर्तिका में ही फट जाना। और लास्ट कारण है केंद्रकों का संलयन ना हो पाना। केंद्रकों का संलयन ना हो पाना। तो ये कुछ कारण है जो क्या करते हैं, अनिषेक्यता को प्रेरित करते हैं। पहला कारण है पराग वर्तिकाग्र पर अंकुरण ना हो पाना। दूसरा कारण है पराग नली का निर्माण ना हो पाना। तीसरा कारण है पराग नली की लंबाई कम होना। चौथा कारण है पराग नली का वर्तिका में ही फट जाना। और चौथा कारण है केंद्रकों का संलयन ना हो पाना। केंद्रकों का संलयन ना हो पाना। ये 5 कारण है जो अनिश्चयता को प्रेरित करते हैं। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अनिश्चयता के कारण हमने पढ़ लिए कि अगर किसी पादपों में वो जनन करने के लिए सक्षम है, फिर भी अगर उनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो यही कारण होते हैं कि या तो परागकणों का अंकुरण नहीं होगा वर्तिकाग्र पर, या पूर्ण रूप से सही परागनली नहीं बन जाएगी, परागनली की लंबाई है वो कम रह जाएगी, या परागनली है वो वर्तिका में फट जाती है, वहीं पर अगर केंद्रकों को मुक्त कर देती है, तो वहां पर वो केंद्रक कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि केंद्रकों का काम है भ्रूण कोश के अंदर जाकर अंड कोशिका और द्वितीय केंद्र से मिलकर भ्रूणपोष और युग्मनज भ्रूण का निर्माण करना। अगर वर्तिका के अंदर ये फट जाती है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। और या यदि ये वर्तिका जो पराग नली है वो केंद्रक को भ्रूणकोश के अंदर मुक्त कर देती है, लेकिन वहां जाने पर अगर केंद्रक नहीं मिल पाते हैं, अंड कोशिका नर युग्मक नहीं मिल पाते हैं, या द्वितीय केंद्रक और नर युग्मक नहीं मिल पाते हैं, तो भी निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये कुछ कारण है जो अनिश्चयता को प्रकट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है वो जो पोर्शन है आपको पढ़ना है निषेचन, क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम भी यही है कि जो निषेचन है, परागण है, निषेचन है, भ्रूण का निर्माण है और भ्रूणपोष का कार्य है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने परागण की प्रक्रिया को कंप्लीट पढ़ लिया। इसके बाद हमारा जो भाग आता है वो आता है निषेचन। क्या होता है निषेचन? कि यहाँ तक हमने देखा कि नर युग्मक है वो मादा युग्मक तक हमने पहुंचा दिया, यानी पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया। यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया परागण का। उसके बाद पराग कणों का वर्तिकाग्र के अंदर जाकर, वर्तिका के अंदर जाकर अंडाशय में किस प्रकार का प्रोसेस होता है, तो वो हम सब पढ़ने वाले निषेचन के अंदर। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास। बाकी जो निषेचन वाला पार्ट और उससे आगे का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।